Hello students. In SST in the last lecture we have discussed about the development. Okay. Development, we have seen the aspect of development is different as we have seen according to the different people. Okay. Now we are going to understand about the national income, national development. What is the national development? As we have seen on the personal basis, just we have studied that development differs from person to person, from society to society. We have seen these things studied. Now we have to see that what is the national development. On the national development, you can see that different people will think the different type of things. Somebody think the other type of thing is development, somebody feel that this other type of development. So the idea of development will be different with the different people. जितने भी अलग अलग तरह के लोग रहेंगे उनके लिए सबके लिए अपने डेवलपमेंट की अलग अलग परिभाषाएं लोग देंगे अपनी. ऑन द सेम वे द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वहां पर भी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्क को देंगे. कभी कभी क्या होगा कि 2 3 4 6 लोगों का तर्क मिलेगा, कभी कभी तर्क अपोजिट रहेगा, कभी कभी क्या होगा कि उनके तर्क अपोजिट की बात छोड़ो क्लैश करेंगे दूसरे से, कभी कभी तर्क जो डेवलपमेंट का होगा क्लैश करेंगे दूसरे से. तो वो चीज क्या होती है? तो अब हमको क्या देखना है इसमें? हमें ये देखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. अलग अलग तरह का लोगों का विचार रहेगा. इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं. वो क्वेश्चंस क्या होंगे? जैसे अभी हम किन किन चीजों को नेशनल डेवलपमेंट में ले सकते हैं? कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? जितने लोग अपने अपने आइडियाज देंगे क्या सभी के आइडियाज इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे? If there are conflicts, how does one decide? अगर दो के आइडियाज में डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या आइडिया इसकी सही है डेवलपमेंट के लिए, क्या हम कर सकते हैं इसमें? What would be a fair and just path for all? जितने लोगों ने डेवलपमेंट के अपने अपने विचार दिए सबके लिए एक सही रास्ता क्या होगा? इसमें डेवलपमेंट हम सोचें हाँ डेवलपमेंट इसी को कहते हैं, डेवलपमेंट ऐसे ही होगा, उसको हम कैसे कहेंगे? We also have to think whatever there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or a group of people? जो भी आइडिया हम डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं वो क्या सभी लोगों के लिए काम करेगा कि केवल एक छोटे ग्रुप के लिए काम करेगा, केवल परिवार के लिए काम करेगा, केवल स्टेट के लिए काम करेगा, पूरे नेशन के लिए काम करेगा? हमें फाइंड करना है कि इन सब क्वेश्चंस में निकल के आता क्या है. हम लोग किन किन चीजों को रखें कि जैसे भाई हमने कहा कि अपना अपना व्यक्तिगत आदमी का होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है. किसी को नौकरी के लिए है तो उसको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा इनकम चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट वो है. किसी के लिए डेवलपमेंट क्या होता है कि वो डेवलपमेंट हम खाने को अच्छा पा जाए, ये डेवलपमेंट किसी के लिए होता है. तो डेवलपमेंट के लिए हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, इनको हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे? तो डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा कि सबके लिए अलग अलग है. अभी अगर एक सिमिलरिटी कह दी जाए, डेवलपमेंट की एक सिमिलरिटी, एक परिभाषा क्या होगी आप बताओ. ठीक है, जैसे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल में कई तरह के बच्चे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई काफी तंदुरुस्त हैं, कोई कमजोर हैं. तो इस तरह से बच्चे हैं वहां पर. तो सम आर वेरी हेल्दी, सम आर वेरी पुअर, सम आर वेरी वीक. पढ़ने में कुछ बहुत तेज हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, कुछ एवरेज हैं. इस तरह से बताइए. अच्छा, अगर हम इसमें एक ग्रुप बनाए, मान लीजिए कि जितने बच्चे हैं उनमें हम एक ग्रुप बनाए कि चलो भाई इस तरह के बच्चों को हम अलग अलग करते हैं निकाल करके, तो कैसे करें? उसमें हम करते क्या है, फिर मान लीजिए ऐसे तो हम छाट नहीं पाएंगे भाई चलो ये बच्चा आया, ये बच्चा नहीं कर पाएंगे. चलो आप टीम बना लो, आप कबड्डी की टीम बनाओ. तो in the team of kabaddi you will choose which type of student?
students must be healthy, strong, and so much quick thinking. Students presence of mind should be good. इस तरह के हमको वहां पे बच्चे चाहिए. अगर मान लीजिए गाने के लिए आप बच्चों को कर रहे हैं तो क्या होगा, चलिए गाने के लिए, म्यूजिक के लिए बच्चों को लेंगे तो उसमें तो बहुत हट्टे कट्टे बच्चे नहीं चाहिए. उसमें क्या देखना होगा कि कौन सा बच्चा अच्छे से गा सकता है, कौन सा बच्चा अच्छे से ड्रम प्ले कर सकता है. इट मीन्स वी हैव टू सी द डिफरेंट क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक. ठीक है. तो अगर क्विज की कंपटीशन का है, मान लीजिए क्विज कंपटीशन के लिए किस तरह के बच्चों को लिए जाएगा. वी विल चूज द स्टूडेंट्स हु आर लेबोरियस, whose knowledge for the current affairs is very good, the students who are always consulting their books and they are always so much laborious. तो इन बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, एक ग्रुप में शामिल करेंगे जिसमें क्विज का प्रोग्राम हो रहा है. Usually we take one or more important characteristics of the person to compare them based on their characteristics. हम एक किसी क्वालिटी को, जैसे उसमें क्वालिटी, कबड्डी में क्या क्वालिटी होगी कि बच्चे का स्ट्रेंथ अच्छा हो, उसकी ताकत बढ़िया हो, बॉडी का फिजिक बढ़िया हो, उसको हम रखेंगे. क्विज में किसको रखेंगे, जो बच्चा ज्यादा लेबोरियस हो. एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग रहे हैं. इन द स्पोर्ट्स टीम वी आर सेलेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. इन द म्यूजिकल टीम वी आर चूजिंग द अदर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. इन द क्विज वी आर चूजिंग द अदर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, अलग अलग विशेषताएं हो गई जिनसे हम उन बच्चों को चूज कर रहे हैं. तो एक सिमिलरिटी हम बना रहे हैं. चलो भाई ठीक है, इस तरह के बच्चे इसमें, इस ग्रुप के बच्चे इसमें, इस ग्रुप के बच्चे इसमें. इसी तरह से अगर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करें तो कंट्रीज को, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. भाई किसी कंट्री के बारे में अगर हम वो करेंगे कि कौन सा कंट्री बहुत आगे जा रहा है या कौन सा व्यक्ति बहुत आगे, जिसको भाई अच्छा पैसा कमाया, जिसके पास अच्छी पैसे की इनकम है, उसको मानेंगे बहुत डेवलप है. तो कंट्रीज के बारे में सबसे पहला एक क्या रखा गया इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकम. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी हैव चूजन हियर, दैट वाज इनकम. तो जिस देश की इनकम ज्यादा है वो देश डेवलप कंट्री हो गया. सबसे ज्यादा जिसकी और डेवलप्ड कंट्री हो गया. अच्छा, तो मान लीजिए अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी कई तरह की चीजें आएंगी. मान लीजिए कि किसी देश की इनकम बहुत ज्यादा है और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. भाई मान लो कि एक परिवार है छोटा सा जिसमें कि 5 लोग रहते हैं और इसकी इनकम है 20,000 रुपए महीने की है. ठीक, तो 20,000 रुपए महीने की एक परिवार की इनकम है. उसमें परिवार कितने हैं, 5. तो महीने की इनकम एक परिवार की कितनी हो गई, 4,000 रुपए. 20,000 इनकम है महीने की उस बच्चे की, उस परिवार के. तो 20,000 की इनकम में कितने लोग हैं, उसमें शेयरिंग करने वाले 5 लोग हैं. तो एक लोग के हिस्से में लगभग 4,000 रुपया एक मंथ का आ गया. ठीक, अगर एक दूसरा परिवार है उसकी इनकम मान लीजिए कि 50,000 रुपए, उसकी इनकम, एक परिवार उसकी इनकम 50,000 रुपए. अब जिसकी इनकम 50,000 रुपए है उसमें मान लो कि 20 लोग रहते हैं. उसमें मान लीजिए कि 20 लोग रहते हैं, बड़ा परिवार है. अब इनकम है 50,000 रुपए की, रहते 20 परिवार हैं. तो एक परिवार को कितना पैसा आएगा भाई, 20 लोग हैं, 50,000 रुपए इनकम है, तो एक आदमी के ऊपर बहुत आएगा तो लगभग 2,500 रुपए आएगा. तो आप ये बताओ कि लगभग ज्यादा इनकम एक परिवार की, जो बड़ा परिवार है 50,000 रुपए, दूसरे परिवार की इनकम कम है, उसकी इनकम 20,000 रुपए. लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो परिवार छोटा है उसकी इनकम कम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उसकी ज्यादा हो रही है, जिसमें 4-5 लोग हैं 4,000 हो रही है. जिसकी 50,000 इनकम है, जहां पे 20 लोग रहते हैं, उनकी इनकम एक व्यक्ति के लगभग 2,500 रुपए आएगी. तो ज्यादा पैसा किसके पास आ रहा है, ज्यादा पैसा उसके पास आ रहा है जिसके पास इनकम 20,000 रुपए है और वहां पर परिवार 4 है. तो अब यहां पे देखने की बात है कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उसके साथ साथ कुछ एस्पेक्ट्स आपको और देखने पड़ेंगे. और वो एस्पेक्ट आपका क्या होगा कि एस्पेक्ट विल बी देयर द पॉपुलेशन. पर कैपिटा इनकम यही होती है. अगर किसी देश की जो साल भर की इनकम होती है, द टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ कंट्री और द होल ईयर,
पूरे साल में एक देश की जितनी इनकम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं वहां की जितनी पॉपुलेशन होती है। तो जो पूरी इनकम को उसके पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब पर कैपिटा इनकम तो भाई अगर पॉपुलेशन कम है इनकम ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा आएगी। मान लो इनकम ज्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इफ पॉपुलेशन इज आल्सो वेरी हाई, तो जब पॉपुलेशन ज्यादा है इनकम ज्यादा है तो पॉपुलेशन जब इनकम को हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही पर कैपिटा इनकम होगा। तो जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा है या कम है ये मालूम पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। तो भी वेरी करता है कि इनकम को ही हम नहीं कह सकते कि इनकम ही एक फैक्टर है, चलो भाई इनकम पर ही हम किसी देश को डेवलप्ड कंट्री घोषित कर देते हैं, डेवलपिंग कंट्री घोषित कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो average income, which is the total income of the country divided by the total population, the average income is also called the per capita income. Average income को ही per capita income बोलते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में क्या आया था मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं। In world development reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. Countries with per capita income of $12,736 per annum and above in 2013 are called rich countries, and those with per capita income of $1,045 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2013 was just $1,570 per annum. So the rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. जैसे हमने कभी क्या देखा, अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आया पढ़ा गया, पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की ज्यादा है उसको डेवलप्ड कंट्री कहा गया, पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की कम है उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड या लो डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया। तो क्या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया इसमें कि इसमें यह निकल के आया कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। चलिए ये हो गया इनकम और पॉपुलेशन। डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम दो चीज देख रहे हैं, एक पॉपुलेशन हो गया और एक इनकम हो गया। अर्सा इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती हैं ये भी देखना है। अब एक देश में जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई स्टेट्स हैं, हर स्टेट की भी अपनी अलग अलग पर कैपिटा इनकम होती है, उसकी अलग इनकम होती है, उसके अलग पॉपुलेशन होते हैं। तो आपके हिंदुस्तान में अगर जितने स्टेट्स हैं तो सबकी पर कैपिटा इनकम डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अगर पूरे देश का आपको देखा जाएगा तो पूरे देश की पॉपुलेशन पूरे देश की इनकम को जोड़ा जाएगा। तो जैसे किसी किसी प्रदेश के आपकी जैसे महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम थी आपका 2012-13 में वो था लगभग 1,04,000 रुपए पर कैपिटा इनकम पर एनम था। वही चीज बिहार में 27,200 रुपए था। द सेम पर कैपिटा इनकम सेम ईयर, उसी साल यानी 2012-13 में जो पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की थी वो थी 1,04,000 रुपए। लेकिन बिहार की पर कैपिटा इनकम उसी समय क्या थी 27,200 रुपए और केरला में थी 88,500 रुपए। तो जितने स्टेट्स हैं स्टेट्स की टोटल इनकम वहां की पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो उनका पर कैपिटा इनकम हुई, तो जिस स्टेट में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा रोजगार के साधन हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन साधन है, यानी इंडस्ट्रीज का जहां पे हब है वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। जहां पर ये कम है वहां पर कैपिटा इनकम कम होगी। से बिहार में देखा। इसके साथ साथ और भी चीजें आती हैं जो आपको डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। अभी आपको कोविड-19 चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे देश में हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका, इटली, जर्मनी, दे आर द वेल इक्विप्ड मेडिकल फैसिलिटेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में ये देश जो हैं इनकी मेडिकल फैसिलिटीज टॉप क्लास की। मेडिकल फैसिलिटीज भी एक
एक क्राइटेरिया है जिसपे हम देखते हैं कि चलो भाई किस देश में ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, वहां के लोगों को फ्रीडम है अपने धर्म के बारे में बात करने का, अपने हिसाब से काम करने का, वहां पे रहने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये भी चीजें डेवलपमेंट में देखी जाती हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट जब बनता है तो देश का उसमें भी देखा जाता है। तो जैसे अभी इन्फेंट्री रेट जो है, जैसे बचपन में जो मृत्यु होती है, मोर्टेलिटी रेट क्या होती है इन्फेंट्स की, ये देखना है। जैसे अभी की हमारे पास आंकड़ा है, यह आंकड़ा जैसे स्टेट महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में क्या था, 2012 के जब बर्थ हुआ उसमें 25 बच्चे मरे। 1 साल की अवस्था में होते होते महाराष्ट्र में 2012 में 1000 बच्चों में से 25 बच्चे साल भर में मर जाते थे। और यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या था, 82% था। लिटरेसी रेट भी बहुत मायने रखता है कि भाई आपके देश में लिटरेसी रेट क्या है, आपके देश में फैसिलिटीज जो है मेडिकल की क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या, ये सभी क्राइटेरिया बन रही है आपकी कि एक नेशन को हम लोग कैसे डेवलप मान सकते हैं। उसके जो जो एस्पेक्ट्स है, जो जो चीजें आवश्यक है उसके लिए, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या हो गया, इन्फेंट जो है मोर्टेलिटी रेट 1000 में से जैसे हम लोगों ने 12 में देखा तो 25 बच्चे मरते थे। लिटरेसी रेट इसमें थी 82% थी। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स सेकेंडरी स्टेट एज 14 to 15 ईयर्स 2009-10 में। तो ये जो रेशियो है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अब स्कूल बच्चे जाने वाले बच्चों का कितना था वहां पे, जैसे जो 14 से 15 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितना परसेंट महाराष्ट्र में था, 64% था। वही चीज केरला में आप देखो, तो केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 1000 में से 12 था। महाराष्ट्र में लगभग 25 था, डबल था उसका। केरला में क्या है, 12 है, 12 है। और वहां की लिटरेसी रेट क्या, 94%। लिटरेसी रेट केरला की 94 है, जबकि महाराष्ट्र की कितनी थी, 82% थी। और वहां पर स्कूल जाने वालों की बच्चे 14 से 15 साल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका औसत क्या था, 78% बच्चे स्कूल जाते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक मानक है। अभी बिहार में देखो, बिहार में बच्चों के मरने की संख्या जो थी 12 में, जो 1000 बच्चों में से जो 1 साल के बच्चे होते थे उनको मरने की संख्या क्या थी, 43 per 1000। यह लगभग महाराष्ट्र से भी लगभग डबल। 43 बच्चे इन्फेंट्स जो थे 12 में 1000 में से मर जाते थे। और लिटरेसी रेट क्या थी, 62% थी। इनका एवरेज स्कूल जाने का 14 से 15 ईयर में कितने बच्चे, 35% बच्चे जाते हैं। अब आप सोचो एक बच्चे की क्या कीमत होती है उसके माँ बाप के लिए। एक जब बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में तो उसके लिए गाने बजाने होते हैं, खुशियां मनाई जाती, मिठाइयां बांटी जाती हैं। भगवान न करे किसी के यहाँ कुछ ऐसा किसी के साथ हो, किसी के बच्चों के साथ हो, लेकिन सोचो कि एक बच्चे की वैल्यू उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी होती है। मानव समाज के लिए या किसी भी जीव जंतु में आप देखो, कुत्ते बिल्ली हैं उनमें भी देखो, उनके बच्चों के लिए उनमें कितना स्नेह होता है। अगर एक अच्छे समाज में, सभ्य समाज में बच्चों की मरने की संख्या ज्यादा होगी तो ये तो हम नहीं कह सकते को कंट्री बहुत डेवलप कंट्री हो गया है। आपके पास बहुत इनकम हो, आपके पास बहुत कुछ हो, पर कैपिटा इनकम आपकी ज्यादा हो, आपका सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं देश में तो सोचो कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। एक बच्चा अगर किसी माँ बाप का दुर्भाग्य से खोता होगा या डेथ हो जाता होगा तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, ये इमेजिन करने के बाहर की चीज है कि मतलब वो दर्द, वो पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या? डेवलपमेंट का मतलब थोड़ी कि हमारे पास बड़ी बड़ी कारें हैं, हमारे पास बड़ी सुविधा है, बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ी इमारतें बन गई किसी देश में और वहां पर बच्चों की ये हालत है, बच्चे वहां बचा नहीं पा रहे हैं आप लोग।
या जो बच्चे आपके हो गए, जो बच्चे बच भी गए, उनको भी आप शिक्षित नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या उस देश में इतना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें या उनमें कुछ स्किल डेवलप कर सके, जिससे स्किल डेवलप करके बच्चे उस देश को आगे बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी कर सके, नेशनल पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में या नेशनल इनकम को बढ़ाने में कर सके बच्चे, ऐसा भी तो होना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। एजुकेशन भी हो, ट्रेडिशनल तो एजुकेशन है, साथ साथ में उसमें कुछ स्किल डेवलप करने का भी वो होना चाहिए कि सब बच्चे पढ़ने के बाद करेंगे क्या, इस तरह की चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट में केवल एक चीज नहीं है आपका कि इनकम ही हो गया, इनकम के साथ साथ क्या देखा आपने, इनकम के साथ साथ आपने पर कैपिटा इनकम देखी उनकी, उनके जो उनका पॉपुलेशन है कितना है वो देखा गया। इसके बाद इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट क्या है वो देखा गया। लिटरेसी रेट क्या हो रही है, वहां के लोग पढ़ लिख कितना रहे हैं, कितने काबिल बन रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा आपको। और 14 से 15 साल के कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें क्या कंट्रोल कर रही हैं आपकी, ये सब चीजें ये बता रही हैं कि नेशनल डेवलपमेंट जो है वो क्या होगा। तो जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा अभी, तो महाराष्ट्र में 25 बच्चे मर रहे थे, केरला में 12 थे और बिहार में 43 बच्चे थे। इट मीन्स वी आर सीइंग द डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो, कि बच्चे कितने सेव है हमारे, जो बच्चे बचे हैं उनका जो एजुकेशन है वो कैसा हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में। जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र में 2009-10 में 64% बच्चे ही 14 से 15 साल के जो थे पढ़ने जा पा रहे थे स्कूल में। केरला में आंकड़ा था 78% बच्चे जो थे पढ़ने जा पा रहे थे स्कूल में 2009-10 में, और बिहार में तो 35% ही बच्चे केवल पढ़ने जा रहे थे स्कूल में, जो 14 से 15 साल के बच्चे थे 2009-10 में। तो ये भी तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के साथ हमारे देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये भी चीजें कितनी बड़ी हैं। अब किसी आज के समय में देखिए कि किसी देश में, जो हमने बताया अभी पीछे डिस्कस किया, कि उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं विश्व की टॉप क्लास की मेडिकल फैसिलिटीज है। हमारे इंडिया में उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और भी जो देश डेवलपिंग देश हैं और जो गरीब देश हैं उनमें तो स्थिति और भी खराब है। तो ये भी एक नेशनल डेवलपमेंट का मायने है कि हम लोग इसको भी कैसे देख सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या देश में हो सकती हैं, ये भी डेवलपमेंट में आएगा भाई, कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आपके यहाँ जो आपका जॉब क्रिएशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा आप दे रहे हैं लोगों को, आपके यहाँ आपके देश में लोग जी कैसे रहे हैं, इसका मतलब उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका वे ऑफ बिलीफ क्या है, उसमें स्वतंत्रता है कि नहीं स्वतंत्रता है, ये भी डेवलपमेंट में आएगा। तो जो हमने फैसिलिटीज क्रिएट की हैं लोगों के लिए, आपके यहाँ रेलवेज है, एयरवेज है, रोडवेज है, ये सब चीजें किस तरह से आपके यहाँ डेवलप हुई हैं, कितनी इफिशियंट हैं। बांग्लादेश में या और देशों में चला जाइए तो वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है बहुत ही स्लो है, इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास की नहीं है। जापान में जाइए तो वहां बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो जो चीज एक गरीब देश में अगर कोई स्किल्ड आदमी भी है, कुछ अच्छा करना भी चाहता है, अपना कुछ अच्छा दब देना भी चाहता है, तो एक देश में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उसको 3 दिन लगेंगे, और एक देश में 1 घंटे में पहुंच रहा हो। आप स्किल्ड हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपको सपोज करो कि मुंबई में कोई आपको आज काम मिला है, आज आप 1 घंटे परफॉर्मेंस करके आओगे तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, सपोज करो। आपके पास अगर मान लीजिए कि एयरवेज नहीं है, जहाज की सुविधा आपके यहाँ नहीं है, तो आप रेलगाड़ी से अगर वहां पे जाओगे 3 दिन में पहुंचोगे आप, तो वहां पे जरूरत आज की है, तो आप 3 दिन पहुंच के क्या करोगे। अगर आपके यहाँ अच्छा एयरवेज है तो आपने जहाज पकड़ी, वहां गए, 1 लाख रुपए कमाया, अपनी प्रोडक्टिविटी आपने दी, शाम को अपने घर में यहाँ पर आ गए वापस। नेक्स्ट डे आपका कहीं प्रोग्राम बना, आप में जो काबिलियत है उसको कहीं दिखाना है आपको, तो आप दूसरी जगह चले जाइए, वहां पे करके आ जाइए। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी भी देश का डेवलपमेंट का रीढ़ है। आपको अपने घर से मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है, सड़कें आपकी नहीं ठीक है,
आपको अगर 10 बजे काम है आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, आप घर से निकलते हो 7 बजे, 10 बजे काम है, 3 घंटे में आप नहीं पहुंच पाते, मान लो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सड़कें खराब हैं, उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन भी सही से नहीं मिलता है, तो 3-3, 4-4 घंटे आप बर्बाद करके जहां पे जो काम करने जाओगे, इतना धक्का खाने के बाद जो एनर्जी का आपका ह्रास होगा, तो किस परफॉर्मेंस से, किस स्टेमिना से आप परफॉर्म करोगे अपने काम को। और वही अगर कोई दूसरा कंट्री है जहां के रोड्स बहुत बढ़िया है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है, आप बढ़िया रोड है, आपने गया तुरंत यहां से, आपको तुरंत बस मिल गई, और बढ़िया बस मिली, अच्छी स्पीड है उसकी, 1 घंटे में आप सुल्तानपुर पहुंच गए। within 1 hour you reach to your district headquarter and you had covered the 60 kilometer of distance within 1 hour। आप उसमें आपकी एनर्जी भी सेव हुई, आपका टाइम सेव हुआ, आपका स्टेमिना सेव हुआ, आप काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और वो काम जल्दी करने के बाद आप जल्दी घर भी वापस आ जाओगे। आपकी स्टेमिना बची, आपका एनर्जी बचा, आपका टाइम बचा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ी। तो इस तरह से जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये पूरे देश की कंबाइंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये जो डेवलपमेंट होगा, दिस डेवलपमेंट विल नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, दिस डेवलपमेंट विल फॉर द होल नेशन। हम जो कमाएंगे, आप जो कमाएंगे, अगला जो कमाएंगे, जो सब कमाएंगे देश के लोग। ये तो जोड़ करके एक पूरा नेशनल इनकम बनता है। अब फैसिलिटीज की बात हो गई। अब बिजली की समस्या है, मान लीजिए बिजली आपके यहाँ अच्छी नहीं मिल रही है, आप क्या काम कर पाओगे। आज तो हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो रहा है, सभी काम लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, नेट से काम कर रहे हो, आपका लाइट ही नहीं है, क्या डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स व्हाट फैसिलिटीज योर गवर्नमेंट इज गिविंग इन योर कंट्री, दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया ऑफ योर डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये भी एक क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ वाटर की इरिगेशन की व्यवस्थाएं क्या हैं, या शहरों में जो आपके हमारे लोग रह रहे हैं उनके लिए वाटर सप्लाई कैसी है, कितनी अच्छी व्यवस्था वाटर सप्लाई की है, ये भी आपका नेशनल डेवलपमेंट में आ रहा है। पीने का पानी अच्छा नहीं है, उससे रोग बढ़ रहे हैं। जो शहरों में लोग हैं, अच्छे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, काम कर रहे हैं, पीने का पानी अच्छा, बीमार पड़ रहे हैं, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। They are not able to improve their productivity due to the bad health. If they have the good health, अच्छा हेल्थ रहेगा तो निश्चित है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोग अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छे खान पान की बात है। तो जितने भी चीजें हैं आपके नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो सभी चीजें आवश्यक। अभी क्राइटेरिया और उसका जो क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक जो बढ़ता जा रहा है। आपका नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटल इनकम आपका हो गया, आपका फैसिलिटीज आ रही हैं, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटर का है, आपका रहने का जो एटमॉस्फियर है आपके देश का वो कैसा है, आपके देश की सड़कें कैसी हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज जितनी आ रही हैं, इन सब फैसिलिटीज को भी लेकर के हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे। भाई इरिगेशन की व्यवस्था मान लीजिए किसानों के लिए अच्छी है। अमेरिका में तो सरकार जो है, अमेरिकन सरकार जो है किसानों के लिए बहुत कुछ करती है। वहां पे तो किसानी एक प्रॉफिट का फायदा है। अगर अमेरिका में वहां का कोई किसान अपना गेहूं किसी को फ्री में भी दे दे, फ्री में दे दे, एक पैसा न चले, तो भी प्रॉफिट में रहेगा। अब बताइए कैसे रहेगा प्रॉफिट में। अमेरिकन गवर्नमेंट इज गिविंग द सो मच फैसिलिटीज टू द फार्मर्स इन द कंट्री। वो फैसिलिटीज देती हैं, वो ट्रैक्टर्स देती हैं, वो फार्म के लिए आपका सीड्स देती हैं, पेस्टिसाइड्स देती हैं, आपका इरिगेशन की फैसिलिटीज को देती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर रही है और पैसा भी आपको दे रही है, किसानों को दे रही है। तो वहां के किसान, अच्छा वहां पे लोग किसानी करने जाते हैं, मुझे किसानी करनी है, हमारे यहाँ कंडीशन नहीं बनती है, हमारे इरिगेशन की व्यवस्था सही नहीं रहती, कहीं कहीं पर तो देखिए लाइट नहीं रहती है। अब बिजली अगर है भी तो वहाँ पे इरिगेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर ट्यूबवेल्स नहीं है, या जहाँ पे जो नहर के किनारे हैं वहाँ पे अगर पानी मिल रहा है समय से तो उनकी इरिगेशन प्रॉपरली होगी, फसल अच्छी होगी। तो जब किसान अच्छा काम करेगा, आपकी जो फूड ग्रेन्स अगर बढ़ेंगी, ये भी नेशनल कैपिटल में आएगा, आपका नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा। तो आपका नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, यानी इसके लिए कई तरह के लेयर बने हुए, कई तरह की चीजें हैं जिन चीजों से आप अपने डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को, अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉड वे,
इसका एक बहुत ब्रॉड वे है। तो इसके लिए हम I will tell to my students that you must understand these things, that what is the development, what are the aspects and what are the criteria of the development. I have repeated these things several times. For this reason, you are not required to recite the things in your book. You just understand the facts and you write these things in your own words. If you are doing your own, it means in the examination, examiner will also see that you are doing the answer in your own words and you are understanding the topic properly. If you are understanding the topic properly and you are writing the answer in your own answer with your own ideas also, with your own ideas you are writing the answer, it will give the good effect on the mind of the examiner and he will certainly give you the good marks. So this was the development. इस डेवलपमेंट को हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डेवलप करें। कुछ हमारे पास डाटा है जो हम डाटा देखते हैं। सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कुछ डाटा है इंडिया का और नेबरिंग कंट्रीज का जो 2011, 13, 2005 और 12 के आंकड़े हमारे पास हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम GNP जो है, GNI पर कैपिटा श्रीलंका की कितनी है? 2011 में श्रीलंका का था $9,250 पर एनम। इंडिया में था $5,150। म्यांमार में था $3,998। पाकिस्तान में था $4,652। नेपाल में था $2,194। बांग्लादेश में ही था $2,713। ये है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के रूप में जिसको डिवाइड किया गया, ये थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2013 में क्या था आप देखिए। श्रीलंका में सबसे अच्छा था, 74.3% था। कितना लोग वहां पर 2013 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के समय में 74% लोग बच जाते थे। इंडिया में कितना था? 66.4 था। म्यांमार में 65.2, पाकिस्तान में 66.6, नेपाल में 68.4, बांग्लादेश में 70.4। लाइफ जो लिटरेसी रेट थी 15 साल के ऊपर के बच्चों की 2005 से 12 के बीच में हम देखते हैं यहाँ पर श्रीलंका में थी 91.5, 91.2% जो लिटरेसी रेट थी 15 साल के ऊपर के बच्चों का श्रीलंका में था। इंडिया में क्या था? 62.8% था। सोचिए, श्रीलंका में 91.2% था और यही उस समय 62.8% था इंडिया में आपके। म्यांमार में 92.7% था, 2005 और 12 के आंकड़े हैं ये। पाकिस्तान में ये आंकड़ा था 54.9% था, नेपाल में 57.4% था और बांग्लादेश में 57.7% था। ये आपका ये आंकड़े हम बता रहे हैं कि ये आंकड़े आपको लिखने के काम आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो ह्यूमन इंडेक्स था पूरी दुनिया में, जो रैंकिंग थी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स था, उसमें जो देश का इंडेक्स था वो किस तरह से था। इसमें आपके 6 कंट्रीज ली गई जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं। तो श्रीलंका का जो रैंकिंग थी 2013 में 2013 में रैंकिंग हुआ 73rd दुनिया में, 73rd ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका था। आपका इंडिया था 135th रैंक पर, 135वें स्थान पर था। म्यांमार 150वें स्थान पर 150th रैंक थी। पाकिस्तान का था 146 रैंक था, नेपाल का 145 रैंक था और बांग्लादेश का 142 ये रैंक था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आप देख सकते हैं कि आपके देश में जो भी डेवलपमेंट अभी आपने देखे, आपकी नेबरिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं है। आपका देश जिस हिसाब से, योर इंडिया, जिस हिसाब से इसका रिसोर्सेज हमारे पास है, जिस हिसाब से हमारे पास स्किल्ड लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज हैं,
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो डेवलपमेंट थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना कि डेवलपमेंट इन देशों का, हमारे जो नेबरिंग कंट्री उनका कैसा है, तो हमारे आसपास के श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख करके ऐसे कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जितने भी चीजें हमारे यहाँ जरूरी हैं उन चीजों को हम लोगों ने देखा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप लोग इसको हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और यही लेक्चर्स मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब के चैनल पर आपका है SDM पब्लिक स्कूल, उस पर लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप उन लेक्चर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग टू माई स्टूडेंट्स वंस अगेन, that don't try to recite the answers of the questions. You should try to understand the proper meaning and proper basic concepts of the particular topic what you are going to study or what you are studying there. उसको समझिए, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, and you have to give more and more hours for your self study. Okay, so take care and work hard, study yourself, and if any problem is there you can ask by the commenting here on the Facebook, or you can also go on the YouTube channel of SDM Public School. You can comment there, you can ask the questions there. जब तक लॉकडाउन है तब तक यही कंडीशन है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। हम सब घरों में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग, आपके परिवार को, आपके माँ बाप को भी चाहिए कि आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और आपको भी चाहिए कि आप लोग अपने माँ बाप का भी ध्यान दीजिए, उनके कामों में थोड़ा बड़ा हाथ बढ़ाइए, क्योंकि सबको घर के अंदर जाना है, और मेहनत करिए। ओके, सो बाय, एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।